हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कि आखिर आरओई क्या होता है, इसके यूजेस, इसके निकालने के तरीके और आरओई के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो जरूरी है व्हाइल एनालाइजिंग द कंपनी। बस आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक एंड एंजॉय द वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू इंदुजा कैपिटल। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहला रिटर्न और दूसरा इक्विटी। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके समझते हैं, क्योंकि अगर आपने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग समझ लिया तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझना काफी इजियर हो जाएगा। फर्स्ट है रिटर्न। हम लोग इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 1 लाख रुपए में और 2 साल बाद सेम प्रॉपर्टी को आपने 3 लाख रुपए में बेच दिया है। आपने लगाया तो था 1 लाख रुपए और उस प्रॉपर्टी में 2 लाख की वैल्यू ऐड हो गई, जो अब 3 लाख की बन गई है, उसे ही हम रिटर्न्स कहते हैं। और ये जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया है, उस इन्वेस्टमेंट को मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसे परसेंटेज टर्म्स में मेजर करें, जो कि हमारे केस में 200% का रिटर्न मिला है हमारे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। अब ये रिटर्न्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं नॉमिनल रिटर्न्स। नॉमिनल रिटर्न निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उस असेट का जो करंट वैल्यू चल रहा है मार्केट में, उसमें आप माइनस करें उसके परचेजिंग प्राइस से, जो कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से जो लैंड की करंट प्राइस चल रही है वो 3 लाख रुपए है जिस प्राइस पे आपने उसे बेचा है, और वही परचेजिंग प्राइस है 1 लाख रुपए जो आपने 2 साल पहले खरीदा था। करंट प्राइस है 3 लाख रुपए और परचेज प्राइस 1 लाख रुपए। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए बीच का डिफरेंस निकल कर आता है, वही है हमारा नॉमिनल रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा है टोटल रिटर्न। ये जो टोटल रिटर्न है नॉमिनल रिटर्न से ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि टोटल रिटर्न में एडिशनल इनकम और टैक्सेस को भी इंक्लूड किया जाता है। टोटल रिटर्न निकालने का तरीका होता है कि आप उस एसेट का जो भी करंट वैल्यू है आप उसमें प्लस करें एडिशनल कैश इनफ्लोज को, और उसे परचेज प्राइस से माइनस करें, और जो भी टैक्स और फीस आपने पे किया आप उसे प्लस करें। और ये जो एडिशनल कैश फ्लो है ये आपको डिविडेंड हो सकता है जो आपको सिक्योरिटीज होल्ड करने टाइम मिला हो, और टैक्स और फीस जो है जब आप सिक्योरिटीज बेचे हो तो उस पर आपने जो फी पे किया हो वो हो सकता है। बट हम इस एग्जांपल से समझेंगे। हमारे केस में जो लैंड है, अगर उससे कोई भी एडिशनल कैश जनरेट होती है विद इन 2 ईयर्स, तो उसे हम लैंड के करंट प्राइस में हम ऐड करेंगे, और उस लैंड को बेचने टाइम अगर कोई भी टैक्स या फीस हम लोगों ने दिया हो, या फिर उस लैंड को अक्वायर करने में कोई भी एक्सपेंसेस हुआ हो, तो उसे हम प्लस करेंगे परचेज प्राइस में, और उसे अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट द टोटल रिटर्न इन परसेंटेज टर्म। नेक्स्ट है रियल रिटर्न। देखिए, नॉमिनल रिटर्न निकालने के लिए हम लोग करंट वैल्यू में से परचेज प्राइस को माइनस करते थे, वही टोटल रिटर्न निकालने के लिए हम लोग परचेज प्राइस में टैक्स और एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद जो भी करंट वैल्यू बचता था और उसमें कोई इनफ्लो आता है उसे ऐड करके हम लोग माइनस करते थे। और वही आपको रियल रिटर्न निकालने के लिए इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना होता है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग रियल रिटर्न को नहीं देखेंगे। अब रिटर्न के बाद आता है इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का बेसिक और सिंपल मतलब होता है किसी भी कंपनी में ओनरशिप होना। लेट्स सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका 10 रुपीज पर शेयर है, और उस कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स है, और आपने उस कंपनी में 100 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, मतलब खरीद के रखे हैं 10 रुपए के रेट से, और आप उस कंपनी के 10% के इक्विटी ओनर हो गए। कंपनी को अब से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगी, आप उस प्रॉफिट या लॉस में आप पार्ट बनेंगे, और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। और जो इक्विटी आप होल्ड करते हैं, जो आप ओनरशिप होल्ड करते हैं, उसे ही शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। हमने रिटर्न क्या होता है ये समझ लिया, इक्विटी क्या होता है ये भी समझ लिया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, आरओई। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो आपको ये जानने में मदद करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। आरओई जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी जो भी फंड इक्विटी बेचकर रेज कर रही है आपसे, वो पैसे तो आपके हैं ना, और आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पैसे पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, आपके पैसे ग्रो कर रहे हैं या नहीं। किसी भी कंपनी का आरओई जितना ज्यादा होगा वो शेयर होल्डर्स के लिए उतना अच्छा होगा। अब शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा इसलिए होगा क्योंकि अल्टीमेटम पैसे तो शेयर होल्डर्स के जेब में ही आएंगे। किसी भी कंपनी का आरओई निकालने का तरीका होता है कि आप उस कंपनी के टोटल नेट इनकम को डिवाइड करें टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से। किसी भी कंपनी का नेट इनकम वो अमाउंट होता है जब कंपनी अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस और टैक्स को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसे नेट इनकम कहते हैं। और कंपनी का ये नेट इनकम आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा, और वही कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको कंपनी के बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अब 2 सवाल, आपको ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है, और दूसरा, एक आइडियल रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो एंड ऑफ द ईयर आपको ये बताता है कि आप अपनी इक्विटी पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाए हैं किसी भी कंपनी में। बट दूसरा सवाल, एक आइडियल रेशियो कंपनी का कितना होना चाहिए, इसका ना कोई फिक्स आंसर नहीं है। किसी भी कंपनी का आरओई जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको ही अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। जनरली कंपनी का आरओई 15 से 20% अच्छा कंसिडर किया जाता है, और अगर
किसी भी कंपनी का 15 से 20% का ज्यादा ROE है तब ये आपके लिए और भी अच्छा है। और अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो अपने सेक्टर के पीयर से ROE उसका ज्यादा हो, ये आपके लिए और बेटर ऑप्शन होगा, वहां आपका वेल्थ ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हायर ROE अच्छा होता है। कई बार कंपनीज डेट लेकर ROE नंबर्स को मैनिपुलेट करती है। ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज करती है, बट कुछ कुछ कर सकती है। चलिए ROE को और डिटेल में समझते हैं। ROE को समझने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी की हेल्प लेते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, आप अगर किसी कंपनी के रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कंपनी के सेक्टर के पीयर से कंपेयर करें। ROE को समझने के लिए हम लोग screener.in का इस्तेमाल करेंगे। पहली कंपनी है बजाज कंज्यूमर्स। बजाज कंज्यूमर्स टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और सेल्स के बिजनेस में है। बजाज कंज्यूमर्स के कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करें तो PE, बुक वैल्यूज, EPS, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। बजाज कंज्यूमर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% का है। और अगर आप बजाज कंज्यूमर्स का पीयर से कंपेयर करते हैं तो अगली कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है इन FMCG सेगमेंट और वर्ल्ड की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी में से एक है। डाबर इंडिया की ROE की बात करें तो डाबर इंडिया का ROE 19.5% का है। नेक्स्ट कंपनी है ज्योति लैबोरेटरीज। ज्योति लैबोरेटरीज इंडिया की FMCG लीडिंग कंपनी में से एक है। अब ज्योति लैबोरेटरीज की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% का है। इसी सेगमेंट में एक और पॉपुलर कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। गोदरेज कंज्यूमर्स की अगर ROE की बात करें तो इसका ROE 13.3% का है। बजाज कंज्यूमर का ROE 17.3% का है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितना किसी भी कंपनी का ROE ज़्यादा होगा, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा होगा, उन्हें उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब इन चारों कंपनीज को अगर कंपेयर करें तो ROE के बेसिस पे कि किसका ROE बेटर है, जहां इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, बजाज कंज्यूमर्स का ROE 17% का है और वही गोदरेज कंज्यूमर्स का ROE 13% का है और डाबर इंडिया का ROE 19.5% का है और ज्योति लैबोरेटरीज का ROE 14% का है। इन चारों कंपनीज में डाबर इंडिया का सबसे ज़्यादा ROE, इट मीन्स इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न डाबर इंडिया ने बना कर दिया है एज कम्पेयर टू दिस कंपनीज। बट इसका ये मतलब नहीं कि बस आप सिर्फ ROE देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।